हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम BHDC 131 की जो इकाई 15 है उसको करेंगे। ठीक है, हिंदी उपन्यास का विकास 2। इससे पहले जो बाकी की यूनिट है वो हम कर चुके हैं, उसकी जो वीडियोस हैं वो आपको चैनल पर मिल जाएंगी और आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी इसकी बनी हुई है। ठीक है, और बाकी अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो उसके लिए ना आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, आप ये परचेस कर सकते हैं और नोट्स का प्राइस सब कुछ ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप परचेस भी कर सकते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये प्रस्तावना दी गई है, तो प्रस्तावना देख लेते हैं हम। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन ही है ये। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ना हिंदी उपन्यास ने कथा वस्तु और शिल्प दोनों में ना व्यापक विकास किया था। ठीक है, बदलती हुई जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों जो थी, उन्होंने ना नई चुनौतियों को जन्म दिया। और जिससे क्या हुआ था, उपन्यासों की जो केंद्रीय चेतना थी वो ना नव जागरण से हटकर ना व्यक्ति, समाज और वर्ग के जीवन संघर्ष पर केंद्रित हो गई थी। ठीक है, तो इस दौर में क्या हुआ था, हिंदी उपन्यास ने ना जीवन संघर्ष के विविध रूपों को सशक्त रूप में अभिव्यक्त भी किया था। ठीक है, तो इसमें प्रस्तावना में ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा सा इंट्रोडक्शन है। हम बात करते हैं 15.2 पर चलते हैं और स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास को देखते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ना उपन्यासों में समाज, संस्कृति और विभाजन की त्रासदी का चित्रण जो था वो प्रमुख दिखाई दिया था हमें। ठीक है, तो प्रमुख उपन्यासकार कौन से थे उस समय काल के और उनकी कौन कौन सी कृतियां थी वो देखेंगे। तो पहले तो आते हैं चतुर्सेनी। ठीक है, तो इनकी प्रमुख कृति थी वैशाली की नगर वधू। ठीक है, इलास चंद्र जोशी है अगले कवि रचनाकार जो उपन्यासकार हैं। तो इनका जो उपन्यास था वो था जहाज का पंछी। इसके बाद यशपाल हैं। ठीक है, इनका है उपन्यास झूठा सच। इसके बाद है अज्ञे। इनके भी यहाँ पर दो उपन्यास दिए गए हैं, नदी के द्वीप। ठीक है, और अपने अपने अजनबी। उपेंद्र नाथ अश्क है गिरती दीवारें, इनका उपन्यास है। ठीक है, इनके अन्य उपन्यास भी हैं जैसे गर्म राग, शहर में घूमता आईना, निमिषा। ठीक है, इसके बाद है रांगे राघव। ठीक है, इनका उपन्यास है घरोंदा जो है वो इनका पहला उपन्यास है जो 1946 में लिखा गया था। ठीक है, प्रकाशित हुआ था। इसके बाद है विषाद मठ। ठीक है, ये बंगाल के अकाल पर आधारित लिखा गया उपन्यास है। मुद्दों का टीला, ये मोहनजोदड़ो जो सभ्यता जो थी उसकी पृष्ठभूमि हमें दिखाई गई है, इसमें देखने को मिलती है। कब तक पुकारूं। ठीक है, ये एक उपन्यास है। इसके अलावा इनके अन्य उपन्यास और हैं जैसे कि प्रतिदान, हुजूर, लोई का ताना, लखीमा की आंखें, राई और पर्वत, आखिरी आवाज। ठीक है, और लक्ष्मी की जो आंखें हैं वो विद्यापति के जीवन पर आधारित उपन्यास है और लोई का ताना कबीर के जीवन पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद है भैरव प्रसाद गुप्त। तो इनका जो प्रमुख उपन्यास रहे हैं वो है शोले, मशाल। ठीक है, और सती मैया का चौरा। अन्य उपन्यास भी हमें देखने को मिलते हैं, गंगा मैया, जंजीरें और नया आदमी और धरती। ठीक है, इसके बाद है नागार्जुन। तो इनका जो प्रमुख उपन्यास रहे हैं वो है रतिनाथ की चाची। ठीक है, और बलचन्मा। और इसके अलावा अन्य उपन्यास हैं बाबा बटेसर नाथ। ठीक है, वरुण के बेटे, दुख मोचन, उग्रतारा। इसके बाद है अमृतलाल नागर। तो इनका उपन्यास है बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानस का हंस। अन्य उपन्यास भी देखने को मिलते हैं, सुहाग के नुपुर, सात घूंघट वाला मुखड़ा। ठीक है, बिखरे तिनके। इसके बाद है धर्मवीर भारती। इनका उपन्यास है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, इसके बाद विष्णु प्रभाकर हैं जिनका उपन्यास है ढलती रात। ठीक है, और इसी से उन्होंने उपन्यास लेखन की शुरुआत भी की थी। इसके अलावा अन्य उपन्यास हैं जैसे कि तट के बंधन, स्वप्नमयी। ठीक है, अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है उसके अंदर बलात्कार पीड़ित जो स्त्रियां थी उनकी यातना के, स्त्रियों की यातना दिखाई गई है इसमें। ठीक है, और इसके बाद है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इन्होंने का जो उपन्यास है वो है मैला आंचल। और अन्य उपन्यास की अगर हम देखें तो परती परी कथा, जुलूस, कितने चौराहे, ये इनके अन्य उपन्यास है। इसके बाद है उदय शंकर भट्ट। इनका उपन्यास है सागर लहरें और मनुष्य। ठीक है, इसके बाद है नरेश मेहता। तो इनके उपन्यास है डूबते मस्तूल, यह पथ बंधु था। ठीक है, और अन्य उपन्यास है धूमकेतु, एक श्रुति और नदी यशस्वी है। इसके बाद है राजेंद्र यादव। तो इनके प्रमुख विषय जो थे वो शहरी मध्य वर्गीय जीवन में प्रेम और दाम्पत्य के तनाव को दिखाते हैं अपने उपन्यास में। इनके प्रमुख कृतियों की अगर हम बात करें तो वो है प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग। अन्य उपन्यास हैं जैसे कि शह और मात। ठीक है, अनदेखे अनजान पुल। इसके बाद है कमलेश्वर। तो इनके प्रमुख विषय थे सामाजिक विडंबना और मानवीय समस्याओं को इन्होंने अपना विषय बनाया। ठीक है,
प्रमुख कृतियों की अगर हम बात करें तो वो है एक सड़क 57 गलियां, ठीक है। कितने पाकिस्तान, अन्य उपन्यास भी हमें देखने को मिलते हैं जैसे लौटे हुए मुसाफिर, काली आंधी, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। इसके बाद है श्रीलाल शुक्ल, इनके प्रमुख विषय थे ग्रामीण और कस्बाई जीवन में भ्रष्टाचार और मूल्यहीनता को इन्होंने अपने उपन्यासों में दिखाया और इनको विषय बनाया। प्रमुख कृतियों की अगर हम बात करें तो वो है सूनी घाटी का सूरज, राग दरबारी, ठीक है। और अन्य उपन्यास अगर देखें तो विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटती हैं, मकान। इसके बाद शैलेश मटियानी है जिनका प्रमुख विषय रहा महानगर और कुमाऊं अंचल। इनके जो प्रमुख विषय था वो था शैलेश मटियानी जो हैं इनके जो प्रमुख विषय रहे वो थे महानगर और कुमाऊं अंचल के जीवन की विविध स्थितियां इन्होंने दिखाई, ठीक है। प्रमुख कृतियों की अगर हम बात करें तो बोरी बली से बोरी बंदर, सर्पगंधा, गोपुली गफूरन और चंद औरतों का शहर, ये इनके प्रमुख कृतियां रही हैं। इसके बाद राम दरश मिश्र हैं, इनका प्रमुख विषय रहा उपन्यास का तो आंचलिकता और ग्रामीण जीवन के बारे में इन्होंने दिखाया है अपने उपन्यास में। प्रमुख कृतियों की अगर हम बात करें तो पानी के प्राचीर, अन्य उपन्यास देखें तो अपने लोग हैं, आकाश का छत, 20 बरस, ठीक है। इसके बाद आते हैं मोहन राकेश, तो प्रमुख विषय को अगर हम दिखाएं तो मध्यवर्गीय जीवन का संघर्ष ये दिखाते हैं, प्रेम और दाम्पत्य को भी इन्होंने दिखाया है अपने रचनाओं के अंदर। प्रमुख कृतियों की अगर हम बात करें तो वो है अंधेरे बंद कमरे, ठीक है। अन्य उपन्यास देखें तो ना आने वाला कल और अंतराल। इसके बाद है निर्मल वर्मा, ठीक है। तो प्रमुख विषय अगर देखें तो मध्य वर्गीय जीवन का तनाव दिखाते हैं, ये कुंठा अवसाद दिखाते हैं। प्रमुख कृतियों की बात करें तो वे दिन है और इसके अलावा अन्य उपन्यास है लाल टीन की छत और अंतिम अरण्य। इसके अलावा शानी है जिनके प्रमुख विषय था मध्य वर्गीय मुस्लिम समाज और आज़ादी के बाद की विडंबनाएं इन्होंने दिखाई हैं अपने इनको विषय बनाया, ठीक है। प्रमुख कृतियों की बात करें तो काला जल और अन्य उपन्यास देखें तो नदी और सीपियां, सांप और सीढ़ी। इसी तरह ना इसमें आगे भी काफ़ी सारे लेखकों के बारे में बताया गया है, उपन्यासकारों के बारे में बताया है, उनके जो प्रमुख विषय रहे उनके बारे में, ठीक है। तो वो ना आप खुद से पढ़ लेना इसको, ठीक है। जैसे कि राही मासूम रजा है तो आप इनकी प्रमुख विषय और कृतियाँ आप खुद से पढ़ लेना। इसके अलावा गिरिराज किशोर हैं, भीष्म साहनी हैं, शिव प्रसाद सिंह, विवेकी राय, इसके अलावा अन्य और भी काफ़ी उपन्यासकार हैं और उनके प्रमुख विषय और उनकी रचनाओं के बारे में इसमें जानकारी दी हुई है, तो वो आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। हम आगे के जो टॉपिक है उसको देखते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे रचना जो उपन्यासकार हैं उनके बारे में बताया गया है और उनकी उपन्यासों की जानकारी दी गई है, इसलिए तो इसको मैं नहीं पढ़ूंगी, इसे आप खुद पढ़ लेना। हाँ, 15.13 तो 15.3 यहाँ से हम देखते हैं हिंदी उपन्यास की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें प्रमुख प्रवृत्ति हम देखते हैं वो है ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास दिखाई देते हैं। तो प्रारंभिक ऐतिहासिक उपन्यासों की अगर हम बात करें तो किशोरी लाल गोस्वामी हैं जो ऐतिहासिक रोमांस के प्रवर्तक कहे जाते हैं, ठीक है। रचनाओं की अगर हम बात करें तो उन्होंने सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, ठीक है, कनक कुसुम व मस्तानी जैसी जो रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। मुस्लिम काल की ऐतिहासिक सामग्री का इन्होंने उपयोग किया उपन्यास लिखने में, ठीक है। प्रेमचंद युग के बाद के अगर हम देखें तो वृंदावन लाल वर्मा है जिन्होंने बुंदेलखंड के ऐतिहासिक परिदृश्य पर आधारित उपन्यास लिखे, ठीक है। प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो गढ़ कुंडार है, विराट की पद्मिनी है, ठीक है, विराटा की पद्मिनी है। विषय अगर हम देखें तो सत्ता संघर्ष, नायकों का शौर्य और बलिदान इन्होंने अपने उपन्यासों में दिखाया है। इसके बाद रांगे राघव जो है उन्होंने विषाद मठ जो है उपन्यास लिखा था जो बंगाल के अकाल पर आधारित था, ठीक है। मुद्दों का टीला है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता और द्रविड़ संस्कृति का चित्रण हुआ है इस उपन्यास के अंदर। इसके अलावा राहुल शंकराचार्य हैं जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं जय योध्या, सिंह सेनापति, ठीक है। विषय अगर हम देखें तो शोषण रहित समतापरक समाज का चित्रण किया इन्होंने। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं अगले उपन्यासकार, तो इन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास लिखा है जिसमें हर्षवर्धन काल के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य का वर्णन किया गया है।
है। इसके बाद है चतुर सेन शास्त्री, तो इनके प्रमुख रचनाएं हैं वैशाली की नगर वधू, वयम रक्षाम, सोमनाथ, ठीक है, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। विषय की अगर हम बात करें तो वैशाली की नगर वधू में ना बुद्धकालीन समाज में नारी की स्थिति के बारे का चित्रण किया गया है। और सोमनाथ में ना महमूद गजनवी का आक्रमण और भारतीय समाज की कमजोरियों की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद है यशपाल का दिव्य उपन्यास, ठीक है, ये सब इसके बाद नरेंद्र कोहली का उपन्यास है राम और कृष्ण जैसे पौराणिक पात्रों पर आधारित इन्होंने उपन्यास लिखे थे। शिव प्रसाद सिंह है, उनका उपन्यास है नीला चांद, जिन्होंने मध्यकालीन बनारस का चित्रण किया है। इसके बाद आते हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यास। पहले हमने ऐतिहासिक उपन्यासों की बात की, तो अब हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक उपन्यास कौन से रहे। तो इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास में ना जीवन के अन्य पक्ष, गुण और मनोवैज्ञानिक पक्ष प्रमुख होता है, ठीक है। उपन्यासकारों का पर ना फ्रायड, एडलर और जुंग की स्थापनाओं का प्रभाव दिखाई देता है हमें। मुख्य उपन्यासकार और प्रवृत्तियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनमें नाम आता है जैनेन्द्र कुमार का, ठीक है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास के अंदर। तो इन्होंने ना, जो जैनेन्द्र कुमार है, उन्होंने गांधीवादी अध्यात्म और आत्मपीड़ा के द्वारा ना हृदय परिवर्तन करने का दिखाया है, अपने उपन्यास में दिखाया है, ठीक है। और मानव प्रवृत्तियां हम अगर देखें तो स्पर्धा और समर्पण दिखाते हैं ये। प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो वो है सुनीता, परख, त्यागपत्र, ठीक है। विषय देखें तो अहम की निस्सारता और समर्पण द्वारा स्व व पर का अभेद हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अज्ञेय है इसके बाद, जिन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे। विषय की अगर हम बात करें तो बौद्धिकता, आत्म केंद्रण और व्यक्ति स्वतंत्रता और अहम जैसे विषयों पर इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, ठीक है, और इनको अपने उपन्यासों का विषय बनाया है। इसके बाद आते हैं इलाचंद्र जोशी, तो ये ना फ्रायड, एडलर और जुंग से प्रभावित थे और इनकी प्रमुख रचनाएं थी सन्यासी, जहाज का पंछी, ठीक है। विषय की अगर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को ना औपन्यासिक रूप दिया है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर देवराज, तो प्रेम और दाम्पत्य संबंधों का मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हैं ये अपने उपन्यासों में। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पथ की खोज है, जो 1951 में लिखा गया, बाहर भीतर है 1954 में लिखा गया या अलग लिखा गया ये। और इसके बाद है अजय की डायरी, जो 1960 में लिखा गया था। अजय की डायरी की अगर हम बात करें तो इसमें प्रेम और दाम्पत्य जीवन पर केंद्रित ये उपन्यास रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है मध्य वर्गीय जीवन का चित्रण, तो परिभाषा और उत्पत्ति की बात करें तो पूंजीवाद के विकास के साथ ना मध्य वर्ग का उदय होता है और स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात भारत में मध्य वर्गीय समाज का जो विस्तार है वो होता चला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखिए प्रारंभिक चित्रण की बात करें तो प्रेमचंद आते हैं। तो प्रेमचंद में अगर हम देखें तो गबन, निर्मला मध्य वर्गीय जीवन पर आधारित उपन्यास रहे हैं, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार और अज्ञेय के अगर देखें तो प्रारंभिक उपन्यासों में मध्य वर्गीय जीवन का चित्रण इन्होंने भी किया था। आज़ादी के बाद का दौर अगर हम देखें तो मध्य वर्गीय जीवन पर ना प्रचुर मात्रा में उपन्यास लिखे गए थे आज़ादी के बाद। प्रमुख उपन्यासकार और उनकी रचनाओं की बात करें तो उपेंद्र नाथ है, अशोक, धर्मवीर भारती हैं, राजेंद्र यादव हैं, कमलेश्वर मोहन राकेश हैं, अमरकांत, गिरिराज किशोर, मनोहर श्याम जोशी, अमृत लाल नागर, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, उषा प्रियवंदा, मंजूर, एहते राम, विनोद कुमार शुक्ल, सुरेंद्र वर्मा, ये प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं, ठीक है। तो मध्य वर्गीय जीवन के सामाजिक और आर्थिक और मानसिक पहलू का ना गहन से चित्रण किया है इन लोगों ने, इन सभी उपन्यासकारों ने, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ग्रामीण और आंचलिक जीवन का चित्रण, तो परिभाषा और अंतर देखें तो ग्रामीण उपन्यास क्या होता है, तो गांव की कथा को ना भूमि पर आधारित सांस्कृतिक तत्वों पर जोर कम दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। जो गांव की जो कथा होती है वो भूमि पर आधारित होती है और इसके अंदर ना जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं वो कम दिखाई देते हैं। आंचलिक उपन्यास की अगर हम बात करें तो विशेष क्षेत्र या किसी विशेष क्षेत्र की जो संस्कृति होती है, बोली होती है और विशिष्टता को ना इसमें प्रमुखता दी जाती है, ठीक है, आंचलिक उपन्यास के अंदर। प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार की अगर हम बात करें तो वो है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। बिहार के पूर्णिया अंचल का चित्रण किया है इन्होंने। राम दरस मिश्र हैं जिन्होंने गोरखपुर क्षेत्र पर केंद्रित उपन्यास लिखे। उदय शंकर भट्ट हैं जिन्होंने मुंबई के पास बरसोवा गांव का चित्रण किया है। और अन्य उपन्यासकार भी रहे हैं जैसे कि शिव प्रसाद सिंह और विवेकी राय। आंचलिक उपन्यास की विशेषताओं की बात करें तो क्षेत्र विशेष की बोली, बानी, टोन, रूढ़ियाँ या मान्यताएं, गीत, संगीत, नृत्य जो है वो हमें दिखाई देते हैं आंचलिक उपन्यास के अंदर। आचार व्यवहार और समस्याओं का विशेष चित्रण किया जाता है।
इसके बाद है ग्रामीण जीवन के उपन्यास का। तो प्रारंभिक दौर में अगर हम देखें तो सबसे पहले ना प्रेमचंद थे जिन्होंने ग्रामीण जीवन पर उपन्यास लिखे। इसके अलावा अन्य उपन्यासकार भी हमें देखने को मिलते हैं जो प्रमुख थे। नागार्जुन है, रामदरस मिश्र है, विवेकी राय है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मिश्र शैली में तो शिव पूजन सहाय और नागार्जुन के उपन्यास जो थे वो ग्रामीण जीवन पर केंद्रित थे। ठीक है, लेकिन उनमें ना आंचलिकता का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जिससे कि क्या है, इसमें दो तरह के हमें विषय जो है वो देखने को मिलते हैं, शैली देखने को मिलती है। एक तो वो ग्रामीण जीवन पर भी है और उसमें हमें आंचलिकता का भी प्रभाव दिखाई देता है। तो ये मिश्रित शैली थी। ठीक है, और ग्रामीण और आंचलिक उपन्यास जो है भारतीय समाज के पारंपरिक और सांस्कृतिक जीवन को ना जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद है स्त्री संदर्भ। तो प्रारंभिक स्त्री संदर्भ उपन्यास की अगर हम बात करें तो पंडित गौरी दत्त के द्वारा लिखा गया उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है, 1870 ईस्वी में लिखा गया था ये और मुंशी ईश्वरी प्रसाद और मुंशी कल्याण राय के द्वारा वामा शिक्षक है सॉरी। ठीक है, पंडित श्रद्धा राम फिलोरी के द्वारा भाग्यवती लिखा गया। ये उपन्यास जो थे वो उपदेशात्मक प्रवृत्ति के थे। ठीक है, इनमें कोई ना कोई उपदेश दिया गया था। इसके बाद अगर हम देखें प्रेमचंद का क्या योगदान रहा इस स्त्री संदर्भ में, तो स्त्री संदर्भ को ना सामाजिक शोषण और संघर्षशीलता से जोड़ा था प्रेमचंद ने। और गबन, निर्मला जैसे उपन्यासों में ना स्त्री जीवन का यथार्थ चित्रण हमें देखने को मिलता है। अन्य प्रमुख उपन्यासकार और उनकी कृतियां देखें तो जैनेन्द्र कुमार है। ठीक है, इनमें ना क्या कहते हैं, ये स्त्री की पीड़ा का नैतिक और मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हैं, जैसे कि सुनीता और परख उपन्यास है इनमें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, इनका उपन्यास है अलका, जिसके अंदर ना स्त्री के आदर्श रूप का चित्रण किया गया है। इसके बाद है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, जिन्होंने माँ और भिखारिणी उपन्यास लिखा है, जिसमें आदर्श स्त्री का चित्रण हमें देखने को मिलता है। इसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया बाण भट्ट की आत्मकथा। इसमें सशक्त स्त्री का चरित्र हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आर्य चतुर्सेन है, जिसमें वैशाली के नगर वधू जो उपन्यास इन्होंने लिखा है, इसमें अम्बपाली का सशक्त चित्रण किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यशपाल हैं जिन्होंने दिव्या लिखा है, झूठा सच लिखा है। इसके अलावा नागार्जुन है जिन्होंने रतिनाथ की चाची जो उपन्यास है वो लिखा है, जिसके अंदर मिथिला की स्त्रियों की दशा का चित्रण किया गया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो महिला उपन्यासकारों का भी इसमें योगदान हमें देखने को मिलता है, जैसे कि उषा देवी मित्र हैं जिन्होंने ना प्रारंभिक महिला उपन्यासकार लिखा था। और आधुनिक महिला उपन्यासकार में अगर हम देखें तो वो कौन कौन थी, उषा प्रियवंदा हैं, कृष्णा सोबती हैं, मन्नू भंडारी हैं, मृदुला गर्ग हैं, सूर्यबाला, ममता कालिया, नासिरा शर्मा, मैत्रेयी पुष्प। ये प्रमुख महिला उपन्यासकार हैं जिनका योगदान भी रहा। ठीक है, विशेषता में अगर हम देखें तो स्त्री संदर्भ पर आधारित उपन्यासों ने ना भारतीय समाज में स्त्रियों के शोषण, संघर्ष और आदर्श को और सशक्त रूप का ना व्यापक चित्रण किया था। ठीक है, इसके अलावा है दलित संदर्भ। तो प्रारंभिक दलित अभिव्यक्ति जो है वो हमें दिखने को मिलती है। इसके बाद है दलित संदर्भ। ठीक है, तो प्रारंभिक दलित अभिव्यक्ति में अगर हम देखें तो प्रेमचंद ने दलित समाज की पीड़ा का प्रारंभिक चित्रण किया था। और पांडे बेचन शर्मा उग्र ने बुधुआ की बेटी नामक जो ये उपन्यास लिखा था, ये ना प्रारंभिक दलित विषयक उपन्यास रहा था। ठीक है, इसके बाद है श्रीयुति इंद्र बसवाड़ा का घर की राह जो 1935 में लिखा गया। ये पहला हिंदी दलित उपन्यास माना गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण दलित उपन्यासकार और कृतियां अगर हम देखें तो अमृतलाल नागर है जिन्होंने नाच्यो बहुत गोपाल लिखा है, जगदीश चंद्र है जिन्होंने धरती धन्ना अपना लिखा है, और ये प्रमुख दलित उपन्यास रहा है। ठीक है, और दलित लेखकों की शुरुआत कैसे हुई, तो देवीलाल सेन जिन्होंने मानव की परख लिखा। ठीक है, 1954 में। और इसके अलावा डॉक्टर रामजी लाल सहायक है जिन्होंने बंधन मुक्त लिखा, और दलित लेखन की आधारशिला भी ये बने थे। ठीक है, ये उपन्यास बना। प्रमुख दलित उपन्यासकार और उनकी रचनाओं की अगर हम देखें तो जयप्रकाश कदम है जिन्होंने छप्पर लिखा था, मोहनदास नेमिशराय हैं जिन्होंने क्या कहते हैं वीरांगना झलकारी बाई लिखा। ठीक है, आज बाजार बंद है लिखा है, मुक्ति पर्व लिखा है। इसके अलावा धर्मवीर है जिन्होंने पहला खत लिखा उपन्यास। इसके अलावा हैं अजय नावरिया जिन्होंने उधर के लोग लिखा है। ठीक है, इसके अलावा अन्य चर्चित दलित उपन्यास और लेखक रहे हैं, जैसे सत्य प्रकाश है, उमराव सिंह जाटव है, सुशीला टकटाक भोरे है, कावेरी है। ठीक है, इसके अलावा है रूप नारायण सोनकर, कैलाश चंद्र चौहान, टेकचंद। ठीक है, इनके द्वारा भी ये उपन्यास लिखे गए हैं जो इनके सामने लिखे, आप पढ़ लेना। इसके अलावा विशेषता में अगर हम देखें तो दलित उपन्यासों में ना दलित समाज की पीड़ा, संघर्ष और सशक्तिकरण का विविध आयामों से ना चित्रण हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इन उपन्यासों में सामाजिक शोषण, विद्रोह और मुक्ति संघर्ष को प्रमुखता से उभारा गया था।
तो यहाँ पर जो हमारी ये इकाई है, ये जो यूनिट है, ये कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, ठीक है। और बाकी की वीडियोस के लिए अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे, आप इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल्स दी गई है कि आप नोट्स कैसे ले सकते हैं, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।